तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट के अंदर 4 चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे, राइट। पहली चीज, एग्रीमेंट अमंग एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस आपस में क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं? दे कैन हैव अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अग्रीमेंट्स। हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सेम लाइन, सेम सेक्टर, राइट। दो सेम टाइप के लोग आपस में कार्टेल बना के प्राइस फिक्स कर रहे हैं, राइट। कितना प्रोडक्शन करना है वो फिक्स कर रहे हैं। जैसे ऑयल ओपेक कार्टेल्स हैं, मान लो वो आपस में प्राइस फिक्स करके कोऑर्डिनेट करें कि कब सप्लाई करनी है कब नहीं करनी है, राइट। कोई कोल्यूसिव टेंडरिंग कर रहे हो, कोई बाकियों के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हो, तो दैट इज अग्रीमेंट अमंग एंटरप्राइजेस। सेकंड, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट के अंदर क्या आ जाएगा कि दो लोग, let's say any two enterprises, that could be like vertical, horizontal, कहीं भी कुछ भी हो सकता है वो, two people coming together and saying कि हम let's say कोई joint venture है, राइट। वो आपस में आके डिसाइड कर रहे हैं कि कितना सेल प्राइस होना चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, मार्केट शेयरिंग कितनी होनी चाहिए, कोई प्रोडक्ट्स क्या टाइप के होने चाहिए। कोई बड़े बड़े दो फर्म्स हैं और वो आपस में एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट बना रहे हैं, राइट। सप्लाई चेन को हैम्पर कर रहे हैं, कोई एक्सक्लूसिव डीलिंग्स कर रहे हैं, राइट। कि लेट्स से मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोल दिया कि मेरे ही सारे प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले करोगे, दैट इज ऑल्सो वर्टिकल अग्रीमेंट। कि मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि आप मेरे ही सारे सामने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करोगे, तो बाकी सबके लिए एक बैकएंड आ गया कि मेरे प्रोडक्ट्स के सामने डिस्प्ले हो रहे हैं तो दूसरे पार्टीज के पीछे जा रहे हैं प्रोडक्ट्स, राइट। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट बी देयर। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका अब्यूज प्रॉब्लमैटिक है। प्रॉब्लमैटिक इन द सेंस, आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो, आप कितनी भी प्राइस चार्ज कर सकते हो, आप ही को लोग खरीदेंगे। आप किसी की एंट्री रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हो, किसी को पता भी नहीं लगेगा। प्रेडेटरी प्राइसिंग, कि आप लो प्राइस कर दो, जब सामने वाला कॉम्पिटिटर आ रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आप प्राइस लो कर दो, कंपटीशन अपने आप खत्म हो गया, सारे कंज्यूमर्स आपके पास आएंगे। प्रेडेटरी प्राइसिंग आप कर सकते हो। तो दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। कॉम्बिनेशन, कि ऐसे कोई अमेलगमेशन या मर्जर नहीं होना चाहिए, इसकी अब अमेंडमेंट आ गई है। इसका शायद आई डोंट नो बुक में लिखा है कि नहीं एंड में। पहले क्या था कि ऐसा कोई अमेलगमेशन जिसमें जॉइंटली असेट्स आर एक्सीडिंग ₹1000 करोड़ या फिर टर्नओवर एक्सीडिंग ₹3000 करोड़। अब ये 1000 करोड़ जो है वो 2000 करोड़ हो चुका है। तो अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो दैट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है विच इज कंबाइंड होके उनके एसेट 2000 करोड़ रीसेंट अमेंडमेंट के हिसाब से, पहले के हिसाब से 1000 करोड़ एसेट कंबाइन होके इससे ज्यादा हो रहे हैं, तो दे रिक्वायर द परमिशन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। So you cannot have these kind of combinations even. ठीक है मैम, बट मर्जर एंड एक्विजिशन एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस ये तो होते ही रहते हैं, दीज आर वेरी कॉमन प्रैक्टिसेस। सो हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं। तो सीसीआई सीसीआई किस बेसिस पर था। इसको लीगल या लीगल डिसाइड करेगा? अब देखो, जब बहुत पहले जब आप ये देखो ना, बाईजूस का किसके साथ हुआ था, ये आकाश। यस। इट वाज आल्सो वेरी बिग डील। आई थिंक वो कंपटीशन 1000 करोड़ कुछ 1 बिलियन कुछ आ ही गया था वो, राइट। करेक्ट। 990 कुछ था। तो दैट आल्सो हैपेंड। तो कंपटीशन कमीशन ने उसको ओके कर दिया, ये बोल के कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, एंड दे विल नॉट बी हैम्परिंग एवरी अदर प्लेयर। इवन दो ऑब्जेक्टिव आई थिंक उनका वही था कि बायजू एक एक करके धीरे धीरे करके सबको तो एक्वायर करा, व्हाइट हैट जूनियर हो आपका, शुरू से लेके एंड तक आप एमबीए भी वहीं करो, यूपीएससी की तैयारी भी वहीं करो, आप छोटे बच्चे को कोडिंग भी वहीं सिखाओ, सब कुछ तो आपका वहीं हो रहा है, राइट। फिर आप मोनोपोलिस्टिक कर रहा था। हाँ कर रहे थे, बट देन सीसीआई अप्रूव्ड इट बाय सेइंग कि वी आर रेगुलेटिंग इट, वी आर डूइंग ओके, क्योंकि एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन है, और इनका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा आसपास के कंपटीशन पे। दिस वाज द रीजन दैट दे गिव।
So if this combined asset is more than 2,000 crore, then is that the definition of monopoly in India? I mean, is that a That is not the definition of monopoly. Dominant position आप बोल सकते हो, और ये कॉम्बिनेशन को अप्रूव करने के लिए सीसीआई की अप्रूवल चाहिए. Just that approval की अगर okay. उससे कम का होगा तो they are free to do any alliances, right? अगर 3,000 crore से ज्यादा है तो कोई वो कर रहे हो तो that is like not harmful. ठीक है, कर लो. got दो you. लॉस मेकिंग यूनिट्स हैं, आइडिया, वोडाफोन, कर लिया, ओके. बट उसमें भी जब वो मर्जर्स करते हैं तो सीसीआई अप्रूव्स दैट आल्सो. बट 1,000 करोड़ और 2,000 करोड़ वाला जो था अमेंडमेंट में, 2,000 करोड़, उसमें ज्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती है. आंसर्स मांगती है सीसीआई बहुत ज्यादा कि क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, रिटर्न में हमें दो कि यू विल नॉट बी क्रिएटिंग मोनोपोली सिचुएशन. वो उनसे पूरी जवाबदारी मांगती है फिर. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस आर अप्रूव्ड बाय सीसीआई इन इंडिया. ठीक है, तो एक ही डायमेंशंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. चारों डायमेंशंस एक साथ इंपॉर्टेंट. ओके. एंड रेगुलेटरी बॉडी क्या है इसकी? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला कॉम्पोजिशन कौन होता है यहाँ पे? चेयरमैन होता है और 2 से 6 लोग और होते हैं. चेयरमैन कौन है अभी? मिस रवनीत कौर. ठीक है, ये मैंने वैसे इंफॉर्मेशन लिख ली थी. Ravneet Kaur is the chairman of Competition Commission of India. And all these people who are appointed in this commission should have appropriate knowledge, subject expertise of finance, of law, of accounting, of management of industry, public affairs. ऐसे किसी को भी नहीं अपॉइंट कर दोगे. Then there is a selection committee for chairperson. ये जो chairperson है रवनीत कौर, ये कैसे अपॉइंट हुई है? और ये जो 6 मेंबर्स हैं, मैक्स 2 से 6 मेंबर्स हैं, वो कैसे अपॉइंट होते हैं? There is a selection committee for that. Selection committee में number 1 is the Chief Justice of India. Second, Secretary in Ministry of Corporate Affairs. Third, Secretary in the Ministry of Law and Justice. And 2 experts. ये आपके selection committee है. Term of office. Chairman का term है 5 साल तक and 65 years की एज तक. ठीक है, 5 साल तक रीअपॉइंट हो सकता है. अगेन 5 years प्रोवाइडेड हो 65 years की एज तक नहीं पहुंचे. ओके. रेजिग्नेशन रिमूवल. क्या रिजाइन कर सकता है चेयरमैन या फिर कोई भी मेंबर? हाँ, बिल्कुल कर सकता है. नोटिस दो गवर्नमेंट को, रिजाइन कर दो. रिजाइन करने का नोटिस पीरियड होता है, बट 3 महीने उनको सर्व करना पड़ता है टिल द टाइम सक्सेसर टेक देयर प्लेस. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन आल्सो रिमूव द चेयरपर्सन और द मेंबर प्रोवाइडेड वो कुछ इलीगल कर रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है अपनी पोजीशन को, कोई ब्राइब ले रहा है, कोई मॉरल टर्पिट्यूड इज ब्राइब, इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है विच इज नेशनल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, राइट. तो इन सब केसेस के अंदर इवन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिमूव. रेजिग्नेशन इज सेल्फ, रिमूवल इज बाय गवर्नमेंट. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी. अगर जरूरत पड़े तो आप डायरेक्टर जनरल एंड सेक्रेटरी को भी अपॉइंट कर सकते हो और कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकते हो कमीशन के अंदर. आप मतलब चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स, मैक्सिमम 6 मेंबर्स ऑफ द कमिटी of the commission. Then comes the duties and functions of CCI. Duties and function of CCI अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है. क्या करता है? Eliminate practices that negatively impact competition. Competition को हैम्पर कर रहा है तो ये उसको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे. कंज्यूमर इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेंगे. कंपटीशन विद इन इंडिया को रेगुलेट करेंगे. एंड पेनल्टी इंपोज करेंगे जहां पे भी इनको गड़बड़ दिखेगी. पेनल्टी किस किस चीज में इंपोज कर सकते हैं? लेट्स से सीसीआई की इन्वेस्टिगेशन हो रही है एंड पीपल आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग, पेनल्टी इंपोज कर दो. ठीक है, 1 लाख to 10 करोड़. इसके बीच में सारी पेनल्टीज आपकी लिखी हुई हैं. 10 करोड़ पेनल्टी. एक और अमेंडमेंट है कि कॉम्बिनेशंस जो भी मर्जर एक्विजिशन जो भी होने होते हैं, पहले 210 दिन लगते थे इस मर्जर एक्विजिशन को होने में. अब उसको कम कर दिया गया है, 150 दिन कर दिया गया है और इसको कम करने की कोशिश की जा रही है.
स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए मर्जर एक्विजिशन इजी हो जाए, उसके लिए भी सिग्निफिकेंटली स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि इनका जल्दी कमीशन अप्रूव कर दे, और इनका मर्जर अगर किसी के साथ स्टार्टअप्स को करना है या कोई एक्वायर होने वाले हैं कोई स्टार्टअप्स, तो ये जल्दी स्पीडी प्रोसेस हो जाए. So these are some of the amendments. Okay. Any doubt? No. Okay. Okay. Coming towards Banking Regulation Act 1949. Basically, a Banking Regulation Act के अंदर who is the authority? जैसे Competition Act के अंदर authority कौन सी? CCI. RBI. यहाँ पे RBI है, तो आपको RBI के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि CRR. व्हाट इज CRR? कैश रिजर्व रेशियो, which the banks, commercial banks have to keep with the RBI, central bank. RBI. Right. Statutory liquidity ratio 18% अभी चल रहा है. What is this SLR? गोल्ड एंड सिक्योरिटीज की फॉर्म में जो रखना पड़ता है. डिमांड टाइम डेबिट This Liquid cash in gold percentage भी चला जाए. With Another- self. SLR में S आ रहा है, सेल्फ में S आ रहा है, तो मैंने तो इस तरीके से याद किया था, otherwise I used to get confusion CRR and SLR. CRR is keeping with the Reserve Bank, commercial bank keeping the amount with the Yes. Reserve Bank. SLR is statutory liquidity ratio, with the bank is supposed to Right. keep with self in the form of securities and gold. गोल्ड Right. Then comes the repo rate. What is repo rate? rate at which the banks provide Yes, loan sir. to RBI. no, bank lends. It's a lending Mhm. rate. It's a lending rate. Lending rate, yeah, RBI right. lends money. lends to bank. To the Yes. bank. RBI lends to bank at this rate. And these RBI are नहीं, repurchase RBI agreement. bank, that is reverse repo rate. Reverse repo rate is ulta RBI borrows from bank. Precisely. RBI It's a borrows from lending bank. rate. Right. It's a lending rate, and these are repurchase agreements. Reverse repo rate is RBI borrowing from banks. Repo rate the is bank. banks borrowing from RBI. ठीक है. डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होती हैं? Payable on demand and time. Fixed time. राइट. डिमांड लायबिलिटीज, लेट्स से करंट लायबिलिटीज हैं आपकी, कोई करंट आपको इमीडिएट पेमेंट करनी पड़ी है, दैट्स डिमांड लायबिलिटीज. टाइम लायबिलिटीज, लेट्स से फिक्स्ड डिपॉजिट है, राइट, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपको पे करना है, तो दैट इज टाइम लायबिलिटी. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? MSF. Marginal standing facility. Minimum rate at which banks बैंक को lending होती है. Basically, Window to banks, for banks to borrow. from when RBI. banks borrow from RBI against some government securities in an emergency situation, ये एक तरीके से शॉर्ट टर्म लेंडिंग आप बोल सकते हो, जहां पर बैंक गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को गिरवी रख के आरबीआई से बोरो कर रहा है एक्यूट इमरजेंसी सिचुएशन के लिए. बैंक रेट क्या होता है? इट्स बेसिकली सेम चीज लॉन्ग टर्म के लिए. Bill discounted by RBI rate. NPA, what is NPA? Non-performing. Non-performing asset 90 days plus. Non-performing asset. ठीक है, 90 डेज प्लस है तो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल दोगे. फिर वो सबस्टैंडर्ड, हाँ, 180 days. सबस्टैंडर्ड होगा 180. 180 टू 1 ईयर. सबस्टैंडर्ड एसेट है आपका, मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसमें आप प्रोविजनिंग करते हो, फिर थोड़ा सा और ज्यादा प्रोविजन डालते हो, अपने एसेट्स का प्रोविजनिंग इंक्रीज कर देते हो अगर वो सबस्टैंडर्ड हो गया है. डाउटफुल ओवर एन ईयर, इट इज अनपेड. एसेट में एसेट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बैंक जो उधार देता है दैट इज एन एसेट फॉर देम, क्योंकि उनको इंटरेस्ट के साथ वापस मिलने वाला है, राइट. नॉन परफॉर्मिंग हो एसेट, अब नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, अब वो वापस हमें कुछ नहीं देने वाला है,
राइट, डाउटफुल है, अभी देगा कि नहीं देगा। सब स्टैंडर्ड हो गया, फिर उसके बाद डाउटफुल हो गया, इफ एन ओवर एन ईयर इट इज नॉट बीइंग रिकवर्ड, एंड लॉस एसेट्स, अगर वो नॉन रिकवरेबल है, बिल्कुल पे ही नहीं हाँ, हो रहा है। लॉस, यस। ठीक है। अगर बैंक्स का अमेलगमेशन करना है, अगर बैंक्स का अमेलगमेशन करना है, 2 या उससे ज्यादा बैंक्स का अमेलगमेशन करना है, तो दोनों बैंक्स के शेयर होल्डर्स से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, 75% मेजोरिटी। दूसरी चीज हो सकती है कि आप वाइंडिंग अप हो रही है आपकी हाई कोर्ट के थ्रू। अगर वाइंडिंग अप हो रही है, देयर कुड बी वेरियस रीजंस ऑफ वाइंडिंग अप। क्या हो सकते हैं? लेट्स से आप नॉन कंप्लाई नहीं कर रहे हो रेगुलेशंस के लिए। अच्छा, बैंक सेटअप करने के लिए कितना पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड है इंडिया में? 40%। नहीं, आपको कितना पैसा 200 चाहिए? crore 500 करोड़। 500। 5 billion. 500, यस, 5 मैडम बिलियन, एक बात, 90। मैडम ये बताइए, मैडम ये बताना, अभी जो बैंक मर्जर हुआ है, जैसे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब नेशनल बैंक का, इट इज अ मर्जर और एक्विजिशन? टर्म्स देखनी पड़ेंगे, आई थिंक इट्स अ मर्जर। अब वो जो नीचे वो लिखते हैं एक्वायर्ड अंडर दिस एंड दिस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं देख के स्लाइड के एंड में डाल दूंगी। आपने क्या बोला, कौन से 2 बैंक बोले आपने? ये अभी जो बैंकों का मर्जर हुआ है, अभी 6 बैंकों के मर्जर नहीं हुए, जैसे ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बैंक समझ। ऑफ यूनियन So बैंक के अंदर if भी मर्ज हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में so भी हुआ है, और so ये acquired if the acquired bank cease to exist, then it's a merger. If सर it मैं ये कह continues रहा हूँ to कि आप, इट इज वेरी माइन्यूट डिफरेंस एंड दिस no, वी what हैव I टू mean saying is कंफर्म दिस इज अ मर्जर। after acquisition, if the acquired bank cease to exist, then it is a merger. ओके, If it continues to चेक इट सर। remain, that means it's only a stake acquisition, and then the two banks will continue to run. Then it is not a merger. Then it's just an acquisition. Sir, I have been told that this is an acquisition. That's why I want to confirm it. ओके, ओके, आई कंफर्म इट, डू नॉट Sure. आपस में रहने दो, आई कंफर्म इट। ठीक है, ओके। देन कम्स द डिस्क्लोजर एंड एक्सपोजर। मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है, एकदम म्यूट कर लो प्लीज अपने आप को। डिस्क्लोजर्स एंड एक्सपोजर्स। डिस्क्लोजर, किस चीज का डिस्क्लोजर करना जरूरी है बैंक्स को? अकाउंट्स, बैलेंस शीट, कोई उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करी हैं तो वो, कोई जो भी वो डेरिवेटिव रिलेटेड, एक्सचेंज ट्रेड, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव रिलेटेड जो भी वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, दे हैव टू डिस्क्लोज इट। किसमें कितना परसेंटेज है, लाइक कितना एक्सपोजर उन्होंने करा हुआ है, कंट्री एक्सपोजर कितना है, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर कितना है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपोजर कितना है, किसको कितना लोन दे रखा है, वो सब उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। किस कंट्री में कितना उनका शेयर है, किस कंट्री में कितना से पैसा आता है, किस कंट्री में कितना पैसा दिया है, वो एक्सपोजर को भी आप उनको डिस्क्लोज करना जरूरी है। एसेट क्वालिटी को डिस्क्लोज करना जरूरी है। एसेट क्वालिटी होगी आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, किस क्वालिटी के आपके एसेट हैं और कितने आप उसमें प्रोविजनिंग बढ़ा रहे हो, वो डिस्क्लोज करना जरूरी है। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लाइक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड जो भी स्टेटमेंट्स हैं, हाफ ईयरली रिपोर्टिंग, वो सब आपकी डिस्क्लोजिंग क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगी, राइट। लिक्विडिटी एसेट की रिपोर्ट आपकी हर ऑल्टरनेट फ्राइडे को आरबीआई के पास जाती है। लिक्विड एसेट रिपोर्ट एवरी ऑल्टरनेट फ्राइडे। मंथली रिपोर्ट आपकी जाती है, दैट इज लास्ट फ्राइडे ऑफ द प्रीवियस मंथ, आरबीआई के पास जाती है आपकी। देन आपकी एनुअल रिकॉर्ड्स भी आपके जाते हैं विद इन 3 months ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर आरबीआई के पास। क्वार्टरली रिपोर्ट भी आपकी जाती है आरबीआई के पास विद इन एंड ऑफ दैट क्वार्टर, विद इन 1 month ऑफ एंडिंग दैट क्वार्टर, आरबीआई के पास वो भी जाता है आपका।
कोई डिपॉजिट है विच इज अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब है इनएक्टिव 10 साल तक आपका डिपॉजिट किसी ने क्लेम ही नहीं करा है, कोई उसका आ ही नहीं रहा है, देयर इज नोबडी हु इज क्लेमिंग दैट अमाउंट, वो भी आपको डिस्क्लोज करना जरूरी है आरबीआई को, आरबीआई के पास ये इंफॉर्मेशन भी जानी चाहिए, राइट। Then this is all basically the submission of returns to RBI. Then अगर कोई फ्रॉड हो रहा है, कोई borrower related फ्रॉड है, कोई let's say fraud related to foreign transactions है, fraud related to theft, fraud related to बैंक रॉबरी, ये सब भी आपको रिपोर्ट करने जरूरी है। लोकल पुलिस को आप 1 लाख तक के फ्रॉड डिस्क्लोज कर सकते हैं और उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। मेजर फ्रॉड्स जो है वो आपको आगे आरबीआई के पास डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ओके, तो इसमें ये सारी हेडिंग्स के अंदर ही आपको करना है। क्या हेडिंग्स है? बेसिक टर्मिनोलॉजीज, अमालगमेशन मर्जर, डिस्क्लोजर एक्सपोजर, सबमिशन ऑफ रिटर्न एंड फ्रॉड। IRDAI के अंदर माय सजेशन विल बी कि आप IRDAI के बारे में और उसके पावर फंक्शन, उसकी कॉम्पोजिशन ज्यादा अच्छे से करें, एंड इंश्योरेंस एजेंट के बारे में अच्छे से करें। व्हाट इज IRDAI? बेसिकली ये इंश्योरेंस सेक्टर को ओवरव्यू एंड सुपरवाइज करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जल्दी से इंश्योरेंस मैकेनिज्म एंड इंश्योरेंस का पूरा क्लेम सेटलमेंट हो जाए, उसके लिए बनाया गया है। ओके, इसकी पावर एंड फंक्शंस क्या है? फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ IRDAI, नंबर 1, रजिस्टरिंग एंड रेगुलेटिंग इंश्योरेंस कंपनीज, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, लाइसेंसिंग and establishing norms for insurance intermediaries, promoting professional organization in insurance, regulating and overseeing premium rates and terms of life insurance covers, specifying financial reporting norms. अच्छा, reinsurance भी होता है। What is reinsurance? When the insurance companies, further insure, Right. with the larger insurance company. Yeah. So it's Right. a sharing of the liability. Yeah. हाँ, Claims basically. Sharing of the इंश्योरेंस claim. Yeah. कंपनी को भी जब इंश्योरेंस करता है बिगर कंपनी, तो दैट इज अ री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरर भी बहुत सारे हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो एंड आउटसाइड आल्सो। तो री इंश्योरर्स आर हु इंश्योर द इंश्योरेंस कंपनीज, बेसिकली डिवाइड हो जाता है रिस्क। कॉम्पोजिशन ऑफ IRDAI, चेयरमैन है विच इज देवाशीष पांडा एट प्रेजेंट, 5 full-time members, 4 part-time members, and all of them are appointed by Sarkar. Okay. Do we need Otherwise, to know these names? We need to mention this names. कर दो, अगर आता है तो कर दो, why Right. not? Right. ठीक है। Okay. Intellectual property right, very interesting. एक साथ अगर एक पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है इसका, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इसके। बड़ा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर तो ये 3 ही है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बट अदरवाइज आल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर काफी सारे, राइट। आपका डिजाइंस है, आपके ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, तो और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बट वी आर रिस्ट्रिक्टिंग टू दीस 3 इन दी एज पर द सिलेबस। ठीक, तो शुरू करते हैं। पेटेंट, व्हाट इज अ पेटेंट? इन्वेंशन। इन्वेंशन, एब्सोल्युटली राइट। और इन्वेंशन के और कोई वर्ड्स? इन्वेंशन किस तरीके की इन्वेंशन होनी चाहिए? ओरिजिनल। ओरिजिनल, न्यू। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विच इज ऑलरेडी बीइंग इन्वेंटेड और आप कुछ उसमें ऐड ऑन कर रहे हो। इट शुड बी समथिंग विच इज रिमार्केबल, विच इज यूजेबल, जो कि, और अगर कोई ऐसे बहुत ज्यादा यूजेबल पेटेंट अगर आप करते हो, बनाते हो, कोई टेक्नोलॉजी बना दी आपने, कोई ड्रग बना दिया आपने विच इज वेरी यूजफुल,
कैंसर ड्रग बना दिया मान लो, तो दैट हैज टू बी कंपल्सरीली बी लाइसेंस्ड। कंपल्सरी लाइसेंसिंग होनी जरूरी है उस पेटेंट की, क्योंकि इट विल बी ना पब्लिक जनरल गुड इफ इट इज licensed and available to general public. Licensed and available to general public का मतलब है कि जिस कंपनी ने वो बनाया है या जिस इंडिविजुअल ने उसका तोड़ निकाला है, जिसने वो पेटेंट कराया है, उसको लाइसेंस फी मिलेगी एंड इन रिटर्न जनरल पब्लिक के लिए वो अवेलेबल ड्रग। ठीक है, पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? ये 20 तो years. कहते हैं 20 years 20 अच्छा। years, राइट। और 20 years के बाद वो जेनरिक बन जाता है। ठीक है, what is copyright? ऑथरशिप, ठीक है, फिल्म, लिटरेचर, म्यूजिक, आर्टिस्ट, Any work of art. एनी वर्क Sound ऑफ आर्ट, record. कोई आपने बुक लिख दी, कोई आपने म्यूजिक बना दिया, ये Consumer कितने साल के लिए एप्लीकेबल होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स, हाँ ये बिल्कुल, होता है I think for the some entire 60, life 70. of the creator plus 60 years Up after their death. यस। तो अच्छा एक बात बताओ, आपको मान लो आपने म्यूजिक बनाया या फिर कोई बुक लिखी, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है, बंद कर लो अपना माइक। ओके, मान लो आपने कोई बुक लिखी या फिर म्यूजिक बनाया, मतलब आपने कॉपीराइट कुछ बना दिया, तो आपको क्या हर कंट्री के अंदर ये अप्लाई करने की जरूरत है या फिर एक ही बारी में हो जाएगा? मैम नो, एक ही बार में हो जाएगा। देयर आर इंटरनेशनल लॉज दैट गवर्न दिस कंसर्न कि इंटरनेशनली एप्लीकेबल कॉपीराइट्स हो। WIPO. हाँ, WIPO, yes. I mean, होता है कंट्री वाइज, इंटरनेशनल भी होता है, दोनों तरीके से होता है। हाँ, आप एक ही कंट्री में कराना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं WIPO के अंदर, उनके अंदर आप WIPO के अंदर अपना रजिस्टर करा देते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उन कंट्रीज में वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज ट्रेडमार्क? ये सिंबल, स्लोगन्स, Logo. ठीक है, ठीक है, लोगो, राइट। तो ये Text, इसके कितने साल के लिए होता है? ये शायद 5 से 15 से ऑनवर्ड नहीं होता। 10 साल, I think 10 years होता है। 10 years plus 10 years till infinity, रिन्यू कराना पड़ता है बाद में। रिन्यूअल, इट इज रिन्यूएबल टिल इंफिनिटी, 10 साल के लिए मिलता है। 10-10 साल के गैप, 10-10 साल के कंटिन्यूएशन में आप इसको रिन्यू करा सकते हो। एक बार रिन्यू हो गया 10 साल के लिए एप्लीकेबल है, फिर 10 साल खत्म होने वाला है, दोबारा रिन्यू करा दो, अदरवाइज सारे आपके ब्रांड नेम जितने सालों से चलते आ रहे हो तो एक्सपायर हो जाते। ठीक है, तो इसका क्या रोल है? व्हाई डू वी नीड टू प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? वो धोखा ना हो जाए, डिस्टिंग्विश करने के लिए, कॉपीराइट के लिए नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, No, this एवरीथिंग। is to और ऐसा पैसा to incentivize, you know, any new invention and all those Innovation, stuff. to incentivize innovation, to Right. encourage people to innovate. राइट, And एब्सोल्युटली। protect their rights, you know, so that they can, you know, they can cash, you know, they can generate profits from whatever research investment they've done. Right. राइट, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या होता कि nobody would have invented any medicine, nobody would have done anything। अगर उनको इंसेंटिव ही नहीं दोगे तो why would they do the work? सोशल काम अलग एक चीज है कि देयर आर लॉट्स ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स जिन्होंने सोशल वर्क भी करा है, बट हाँ अदरवाइज एवरीबॉडी नीड्स सम मोटिवेशन टू डू समथिंग। तो ये एक मोटिवेशन है एंड एक प्रोटेक्शन है कि आपका काम आपका ही रहेगा, कोई और इसको अपना नहीं लेके जाएगा क्रेडिट। So that is why this is required. Very important. एक अच्छा geographical indication भी होता है इसमें, even though that's not हाँ। in your syllabus. What is that geographical indication? Any product which Sir, is Polar- linked to its origin of a particular geographical location like Darjeeling tea. Made in Kolhapuri India, chappal. made in Japan. कोल्हापुरी चप्पल, पश्मीना शॉल, पंछी का पेठा, हाँ बिल्कुल, Yes. नागपुर के ऑरेंजेस। यस। ठीक है, तो these all are geographical indication tags. एक राइस के ऊपर एक वो चल रहा था कि चावल, बासमती चावल, एक पर्टिकुलर ग्रेड का बासमती चावल that belongs to पाकिस्तान और इंडिया, तो उसकी डिबेट आप पढ़ सकते हो, पढ़ना होता है। हल्दी का भी था इश्यू पहले, हल्दी का था, रसगुल्ले का था, उड़ीसा एंड नीम बंगाल का में। था। राइट।
ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक क्वेश्चन ओवरऑल आएगा, लिख लोगे। डन। मैडम एक आपने- क्वेश्चन, हेलो हाँ जी। मैडम, ये क्वेश्चन एफएमएस में आया है कि हाउ कैन बिजनेसेस प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम आईपी इंफ्रिंजमेंट्स। इसके ऊपर ये क्या क्या आपको जो भी एक्ट याद आ रहे हैं आईपीआर के अंदर, आईपी इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है कि इन्फ्रिंजमेंट इज कि किसी ने कोई इन्वेंशन कर दी एंड देन दैट इज बीइंग टेकन बाय समबडी एल्स। तो पहला हो गया कि आप ये एक्ट्स के थ्रू आप रजिस्टर करवाओ, जिस कंट्री में आपको अपना प्रोटेक्शन चाहिए आप एक फोरम के थ्रू रजिस्टर करवा लो अपने आप को। WIPO में भी कुछ कंट्रीज हैं, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में कराना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो अलग अलग जाके आपको फिर कराना पड़ेगा, राइट। तो आपको अपनी इन्वेंशन अगर बचा के रखनी है, इन्फ्रिंजमेंट ना होने देना है, तो उसको रजिस्टर करवा लो, लाइसेंस करवा लो, so that it is protected for some particular number of years. फिर भी there are penalties that are being imposed अगर कोई infringe करता है तो, right? अच्छा 50,000 से 2 लाख तक की लाइबिलिटी है आई थिंक कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क पे, जिस और जेल भी हो सकती है 6 months to 3 years, एंड पेटेंट पे थोड़ा ज्यादा है इन्फ्रिंजमेंट का। मैडम एक थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज कर जाता है कि ये पेटेंट्स कॉपीराइट्स वगैरह ये आईपी राइट्स हैं या आईपी हैं। These are intellectual properties. और इफ आई से पेटेंट इज ए आईपी प्रॉपर्टी आईपी, देखो Then- पेटेंट, सिंपल पेटेंट का मतलब है आपने कोई इन्वेंशन करी, पेटेंट एक्ट आया उस इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच इज सिग्निफाइंग दैट यू हैव सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर इन्वेंशन करा है तो पेटेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर करा दो जी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि पेटेंट कॉपीराइट जीआई वगैरह दे आर ऑल पेटेंट्स, राइट, oh sorry, दीस आर ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दे आर ऑल हाँ। आईपी। तो व्हाट इज आईपीआर? These are the rights available to you। जैसे ये कॉपीराइट एक्ट तो इंडिया में है ना 1957 में, बाहर कोई और होगा क्या पता हो, एक कोलैबोरेटिव एक एक्ट हो उनके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर राइट्स, हमारे इन्वेंटर के राइट्स। तो इनके These जो rights अलग, are protected through these things, these acts। तो हमारे को ट्रेडमार्क का, पेटेंट का और कॉपीराइट का, इनके अलग, इनके आईपीआर दोगे, इनके रिलेटेड एक्ट्स होंगे। हाँ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अलग है, ट्रेड डिजाइन्स का अलग है। नहीं, हमारे कोर्स में तो वो है ये नहीं ना, तीन ही है। तीन ही है ना। ठीक, तो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाए गए हैं, और ये आपका राइट है कि आप अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। तो हर एक का अलग बता दिया गया है कि आपका ये इतने साल के लिए प्रोटेक्टेड है, आपके इसके अंदर ये सब आ सकता है, अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो इतनी उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, जेल भी हो सकती है। मैम, जैसे अगर कोई आर्टिस्ट आर्टवर्क बनाता है या फिर म्यूजिक का तो मुझे नहीं पता, बट कोई अगर विजुअल आर्ट क्रिएट करता है तो ऑटोमेटिकली when they finish their creating their artwork they get a copyright on it, right? By the means of their signature or the name that they write at the bottom or at the back. हाँ, That is ठीक है। automatic, right? पेटेंट रजिस्टर कराना पड़ेगा, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ेगा, कॉपीराइट इज ऑटोमेटिक। ओके, थोड़ी अब जान में जान आई कि ऑलमोस्ट हो गया। हो गया जी, हो गया, ये बहुत हो गया आज। बस एक लास्ट अच्छा, और कर लेते हैं। मैडम ऑनेस्टली बता दीजिए, देखिए यदि कोई ग्रेजुएशन में होता तो ये एक्ट 2 या 3 एक्ट है उनके पूरे सेमेस्टर के अंदर, हमारे यहाँ 12 एक्ट हैं और इट इज ए वेरी स्मॉल 3 month कोर्स। तो हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अस, हाउ वी कैन डू इट इन अ बेटर वे? तो ये बस रिवीजन क्लास को ध्यान में रखो, एक तरीके से जो हुआ है उसी में मैंने बताया था बीच बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको करना है। मैम ये पीपीटी आप शेयर करेंगे क्या? एक बार ये मैडम, क्या ही है, बट मैं हाँ कर दूंगी। एक बार दोबारा इंपॉर्टेंट शेयर कर दीजिए, फटाफट बोल दीजिए बस। देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव एम, अगर उसके अंदर कोई
अथॉरिटी बॉडी है वो, ठीक है, कोई एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन है वो, हाँ बेसिक तो यही होता है। और पेनल्टीज वगैरह आप देख सकते हो, सबकी पेनल्टीज तो याद रहेंगी नहीं, तो एक आध। अच्छा एक मेरे को ये बताइए, आपने बोला कि 2-2 नंबर के वो 10 क्वेश्चन आएंगे पहले, अब हाँ वो जैसे इटैलिक्स टर्म्स हैं जैसे एब इनिशियो है एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई ऐसा तो नहीं होगा वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड? नहीं नहीं ठीक है, नहीं होगा। जनरली कमेंट वाले कम हैं, उसमें ज्यादातर आपके आएंगे लेट्स से केस स्टडीज टाइप आ जाएंगे कि ए इज अ माइनर, ही वांट्स टू एडमिट इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, ओके इज ही अलाउड ओके और नॉट, डिसाइड। फिर आप बता दोगे कि यस माइनर कैन बी अ पार्टनर प्रोवाइडेड ओनली फॉर द गेन्स नॉट फॉर द लॉसेस। इस तरीके के आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके ओके ओके। चलो फेमा अच्छा, कर ले जल्दी से, फेमा फेरा। यस मैम। ठीक है फेरा कर हो दीजिए गया। सर, कर दीजिए। बस लास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेशन से क्या समझ में आ रहा है कि एक कंट्रोल था, राइट, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल किए, बाहर नहीं जाएगा, इंपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी। बट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज इन द ईयर 1973। अब जब 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, तो इट वाज रिक्वायर्ड कि लिबरलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हुआ है, तो एक्सचेंज तो होगा ही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होगा ही। हेंस देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ expanding the definition of how to manage and regulate the foreign exchange. इसीलिए रेगुलेशन वर्ड हटा के आ गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, हाउ टू मैनेज इट। ठीक है, पहले आप स्ट्रिक्ट थे, फॉरेन रेगुलेशन आ गया तो बाहर नहीं जाएगा, राइट, बाहर से अंदर नहीं आएगा। पहले आप स्ट्रिक्ट थे, फिर उसके बाद एक आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू किया। इसके अंदर मेन क्या है आपका, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? करंट अकाउंट Goods and services created, Trading import, activities, all import export. all import import export. export regular activities recurring in nature, those are Current current account transactions. कुछ होती हैं restrictions हैं जो कि फेमा ने लगाई हुई हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर। लेट्स से लॉटरी, आप कहीं पे लॉटरी जीत के आ रहे हो बाहर की कंट्री में, तो या फिर आप यहीं पे बैठे बैठे बाहर की कंट्री में कोई लॉटरी कर रहे हो, तो उसमें रेगुलेशन आ जाएगी बीच में, राइट। कोई और भी आज पे बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक लिखी हुई है, रेमिटेंस ऑफ अर्निंग्स फ्रॉम एनी अदर हॉबी और फ्रॉम रेसिंग साइकिल। इनसे अगर कोई रेमिटेंस आ रहा है तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ फुटबॉल, पूल्स, स्वीपस्केट्स, तो इन सब कुछ चीजों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी रेमिटेंस में रेमिट नहीं कर सकते इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर। देन कम्स, अच्छा एक और चीज है कि कुछ चीजों के लिए आपको रिजर्व बैंक की परमिशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2,50,000 USD तक से ज्यादा अगर रेमिटेंस कहीं पे करनी है, 2,50,000 USD से ज्यादा रेमिट कुछ करना है, तो आपको RBI की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? कैपिटल मेन वो हैवी बैलेंस शीट पे जो आती हैं, क्या आती हैं? These are all investments. These are all FDI investments and FPI ठीक है, investments. ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या क्या परमिसेबल है। लेट्स से आप कोई फॉरेन करेंसी लोन इंडिया में रेज किया गया है या फिर ओवरसीज रेज किया गया है इंडियन रेजिडेंट ने, तो वो अलाउड है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप फॉरेन एसेट में, इंडियन रेजिडेंट है बट फॉरेन एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अलाउड है। इंडियन रेजिडेंट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, अलाउड है। गारंटीज गिवन बाय इंडियन रेजिडेंट इन सपोर्ट ऑफ नॉन इंडियन रेजिडेंट, अलाउड है। करेंसी नोट एक्सपोर्ट इंपोर्ट होल्डिंग, अलाउड है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि अलाउड है।
ठीक है। देन ये जो 9.7 आपकी बुक में लिखी हुई है ना हेडिंग, दैट इज परचेज एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, IM डाल लेना इसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी। 9.7 पेज 466। ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया if it was acquired, held, owned by them while they were resident outside India, right? बाहर मेरे को मान लो किसी ने किसी चाइनीज पर्सन ने मुझे अपनी एक प्रॉपर्टी दे दी, इनहेरिट मुझे दे दिया वैसे ही दान में, आई एम अलाउड टू डू दैट। मैं बाहर थी, यूएसए में थी, और यूएसए में मैंने एक फार्मलैंड नहीं खरीदा, फार्मलैंड पे रिस्ट्रिक्शन है, मैंने एक पीस ऑफ लैंड खरीद लिया, अलाउड है। ठीक है। क्या अलाउड नहीं है? परचेज ऑफ एनी टाइप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड आप नहीं खरीद सकते हो बाहर, और बाहर वाला इंडिया में। ओके मैडम ये बताइए, void voidable contract conditions and warranty, indemnity and guarantee, sale and agreement to sale, condition and warranties, ऐसे डिफरेंसेस आ सकते हैं? हाँ आ सकता है, कंडीशन वारंटी का डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, अब मेरे को ये बताइए कि ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी कब होगा? ब्रीच ऑफ कंडीशन, मैंने एसी मंगाया है और एसी ठंडा करना बंद कर दिया, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गई। और नहीं, ये ब्रीच ऑफ वारंटी कब कन्वर्ट हो जाता है? ब्रीच ऑफ वारंटी कब कन्वर्ट हुआ ब्रीच ऑफ कंडीशन में? हाँ, वो नहीं होता, ब्रीच ऑफ कंडीशन कन्वर्ट होता है वारंटी में। नहीं, वो कुछ मैंने लॉन्ग बैक पढ़ा था कि वो मेरे को समझ नहीं आया, कोई इंस्टॉलमेंट में कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एसी काम नहीं कर रहा है, मेरे पास राइट है कि पूरा एसी रिप्लेस करा के दो भाई, मुझे ये चाहिए ही नहीं, प्लस मुझे डैमेजेस दो इतने टाइम के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में कब बन जाता है? वही बता रही हूँ। हाँ, ब्रीच ऑफ कंडीशन तो ये हुआ कि मुझे रिप्लेसमेंट मिलेगी क्योंकि मेरा एसी प्राइमरी पर्पस नहीं कर रहा। हाँ, मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है, मुझे रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, इसी में ठीक कर दो, यहाँ पे इसके रिपेयर जो पार्ट्स फूट्स हैं इसी के ठीक करके यही वाला एसी रहने दो। तो मैंने खुद ही अपना जो कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड कर सकती थी, मैंने उसको खुद कन्वर्ट कर दिया कि मुझे सिर्फ डैमेजेस पे कर दो और मुझे सिर्फ इसका रिप्लेसमेंट नहीं, मुझे सिर्फ इसको ठीक करके दे दो, सर्विस करके दे दो। मैंने खुद उसको ऑन माई ओन ब्रीच ऑफ कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर दिया बाय नॉट एक्सरसाइजिंग माय ब्रीच ऑफ कंडीशन के राइट्स। यानी वो तो बायर्स के चॉइस होगी ना, बायर की चॉइस है वो, राइट। मैं एक वो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यदि कोई पार्ट पेमेंट एक्सेप्ट कर ली जाए, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो वो भी ब्रीच ऑफ वारंटी हो, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाता है। पार्ट पेमेंट कर दी जाए उस पे कोई, दोबारा बोलना। जैसे मैंने माल मंगवाया, पहली इंस्टॉलमेंट आ गई, उसके बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, पहले में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो वो भी ब्रीच ऑफ वारंटी ऐसा कुछ हो जाता है? हाँ, कि मैंने उसको पहले ही क्या मना, एक सेकेंड, वो हो गया कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ब्रीच ऑफ कंडीशन के अंदर तो ऐसे नहीं आएगा, बट चलो ठीक है, इसमें आप ये बोल सकते हो कि यू आर ऑन योर ओन एक्सेप्टिंग द ब्रीच, कि नहीं आया, चलो आपने फिर भी, फॉर एग्जांपल आपने बोला था कि वो तो जो आपने पहले वाला केस बताया उसके अंदर हो गया। सेकंड वाले केस के अंदर कुछ ऐसा है कि नहीं है? मेरे को बस इतना बता दीजिए कि यदि सामान इकट्ठा नहीं आया, इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, और पहला मैंने एक्सेप्ट कर लिया और दूसरा डिफेक्टिव हो गया, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। इम्प्लाइड कंडीशन थी कि ये ठीक होना चाहिए, कि पहले अगर सैंपल ठीक है तो आगे का भी ठीक ही होना चाहिए, तो ये इम्प्लाइड कंडीशन थी सेलर के ऊपर, और अगर आप उस इम्प्लाइड कंडीशन को एक्सरसाइज, ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो अपने राइट को, तो वो मतलब आपने उसको एज अ वारंटी मान लिया है। Hi, I'm just going to interrupt. Sorry.
Are we done with lesson number 9, Foreign Exchange Management Act? That's it. Like, are we not doing remittance of assets, foreign currency realization, immovable property? I don't know. Are these not Immovable important property. or? Immovable property पे ही थे हम. Immovable property, right? Yeah, I don't know if they are important or not. I mean, you. See, just give it a rough running reading. क्योंकि there is so much more that is important. Give it It a would be reading. very nice if you could mention what is so much more important. Everything else that we just did, we did the important topics only. आज तो. Oh, thanks. अब मैं ये थोड़ा ना बता दूंगी ये important है कर लो आ जाएगा. But then still, thank you so much for the entire session. And I think we covered everything which was important. You gave so much cues already. So that's very commendable. Okay, अब कोई doubts आ रहे हैं कोई specific तो आप पूछ लो. I mean, RBI is a government-owned private company. I mean, is that how it will be defined? RBI? Yeah. नहीं, government owned private company थोड़ी है. It's formed under statutory law. RBI सरकारी है. Yeah, it's a government-owned company, but you wouldn't call it a private company. I mean, like it is not governed by companies law. नहीं, that is Okay. governed under as per the RBI Act 1930. What is that Okay. Act? 34. 34. हाँ. Okay. So Okay, that okay. is a statutory body. RBI is a statutory body formed under the statute RBI Reserve Bank of India Act 1934. उस एक्ट के थ्रू बनी है RBI. It is not formed under Companies Act. But it is still called a company, right? I mean, it has the I mean, essence of a company because I think it provides dividends and all those things, to government, I mean, like, so there is a element. हाँ, right. तो जरूरी थोड़ी ना ये कि राइट statutory वाला ये वाला शंकरा मूर्ति वाला ओहो, सेकंड वाला ना. Huda, ठीक है. can you go mute? और Huda, इसको can you go mute? भेजो, इनको तो भेजो, सीसी में रखो आप हनुमान को, हनुमान की दोनों. ओके. तो ऐसा कब बोला कि statutory companies cannot give dividends? वो तो दे सकते हैं dividend. Precisely. That's the reason I was asking, are they governed by companies law? I think you answered, I mean, that they're governed by that RBI Act rather than the Companies Act. Okay. Right. अब उसके But otherwise, अंदर it works like dividend any other company. Right. Works like any other corporation, you would say. Company is company, private company, public company. Corporation is set of people coming together for a common objective, doing something, sharing profits and ये सब. तो corporation के अंदर सब कुछ आ जाएगा आपका. फॉरेन कंपनी आ जाती है कॉर्पोरेशन के अंदर, आपकी स्टैट्यूटरी कंपनीज आ जाती हैं, इसके अंदर आपकी कंपनीज लॉ वाली कंपनी आ जाती है, LLP आ जाती है कॉर्पोरेशन के अंदर, पार्टनरशिप आ जाती है, 1% कंपनी आ जाती है. तो इट्स अ कॉर्पोरेशन, इट्स गवर्न लाइक अ कॉर्पोरेशन. Okay. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट. होल्डर बताया, होल्डर इन ड्यू कोर्स बताया. होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स. हां, होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रिविलेजेस. एक होल्डर फॉर वैल्यू भी होता है. नॉट इन योर बुक. ओके. मैम पीपीटी शेयर कर दीजिए. और मैडम हाँ. इंडोर्समेंट के ऊपर कुछ इंडोर्समेंट का बेसिक आप मीनिंग इंडोर्समेंट के टाइप रीड कर लेना एक बार. और एक ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये नेगोशिएट कैसे होते हैं इसके ऊपर कुछ जिक्र नहीं था. सो वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, बस इतना बताइए. जैसे वो डिलीवरी से होता है, वो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से होता है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट. देखो, आपकी बुक का नाम जो था दैट इज एसेंशियल्स. ठीक है, तो फोकस ऑन द एसेंशियल्स. ओके, थैंक यू.
अदरवाइज 12 एक्ट सारे एक साथ डीप में करना। ओके ठीक है, मैम पीपीटी शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको ये जो टीम ऐप है ना, इसमें आपको मैं मैसेज कर देता हूँ, या फिर आप मेरा ठीक। व्हाट्सएप नंबर ले लो, आप टीम उसमें ऐप पे शेयर कर कर दो, दो। यहाँ पे नंबर शेयर मत करो, टीम ऐप्स पे कर दो। ओके ओके, मैं आपको टैग करके मैं वो चैट पे मैसेज कर दूंगा, आप सेंड कर देना, ठीक है? हाँ, मुझे अपनी ईमेल आईडी दे दो। ठीक है, हाँ, मैम मेरी मेल आईडी अजय अजय सोनकर। अरे क्यों बता रहे हो, उस पे लिख दो ना, डू नॉट पुट मैम इट इन आई पब्लिक डोमेन ना। मैम I have also emailed you. So हाँ whenever यार, you get आपने time, कॉमन ईमेल, please check. हाँ ठीक है। And ma'am, I will you share this PPT with Tushar? मुझे जो ईमेल आईडी दे देगा मैं उस पे कर दूंगी। तुषार के तो है मेरे पास, I उस am पे कर also दूंगी। emailing you regarding the PPT so that if I get it, I'll send it to Tushar and he can send it to the group. Okay, ma'am? तो तुम सीधा ग्रुप पे भेज दो, तुम लॉन्ग चैनल पे Ma'am, लेके जा रहे actually Tushar has the access, right? I am not the हो। अच्छा, admin. ओके He है ना? ओके, That's why, ma'am. I am ठीक just है sending an email. Okay, thank ठीक you, है। ma'am. अभी इतने सारे मैसेजेस आई एम सीइंग, रुको रुको, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नॉर्मल पेपर लाइक ए4 शीट वैलिड और नॉट? कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल, ये देखो A4 साइज पे ही तो प्रिंट होगा कपिल कुमार, बट वो सिग्नेचर उसका ऑथराइज पर्सन का होगा उसके अंदर, तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल पेपर पे अगर आप कुछ लिखो, दैट्स एन एग्रीमेंट ओनली। मैडम, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। हम हैं MBA के स्टूडेंट्स, हाँ और अभी तक जो हमने लॉ पढ़ा है ना, ये जो पढ़ा है एज ए ग्रेजुएशन में जैसे लॉ पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे MBA के अंदर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? यानी वैसे ही आएंगे जैसे ग्रेजुएशन में आते हैं, या कुछ एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दीज थिंग्स इन द बिजनेस सर्कल? एप्लीकेशन वाला तो फिलहाल नहीं आएगा। इवन ग्रेजुएशन में अगर आप बोलो तो आई यूज्ड टू मेक द प्रोजेक्ट कि आप एक कंपनी बनाओ और उसकी क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सब करो। बट यहाँ पे 12 एक्ट के लिए आई डो नॉट थिंक कि दिस वाज इवन फीजिबल कि मैं ये बोलूं कि आप कंपनी बना के लेके आओ, फिर उसका हम इंटरनल असेसमेंट करेंगे। नहीं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन वहां से बताया, पॉसिबल। मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन मैंने FFS में देखा है कि बिजनेसेस कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द इंफ्रिंजमेंट ऑफ IP। दिस इज, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ही तो आएंगे। नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, फॉरेन ठीक है। एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का क्या रोल है, क्या उसने करा है, इस टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर देयर इज लाइक इतना पुराना एक्ट है, क्या आप एप्लीकेबिलिटी करोगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आपका RBI, ओम्बड्समैन, इन सब की वो आ सकते हैं कि ओम्बड्समैन का क्या रोल है, RBI का क्या रोल है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अच्छा अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, यही हाँ करना। है। और शुरू के जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, दैट इज आल्सो केस स्टडी एप्लीकेशन बेस्ड ही, कि आपको ABCD करके दे दिया जाएगा एंड देन यू विल हैव टू कमेंट। Is section 138 of negotiable instrument act is important? क्या है सर वो सेक्शन, कुड यू प्लीज वो इलैबोरेट? चेक डिसऑनर हो जाता है ना जब। डिसऑनर बाउंसिंग हाँ है, एंड क्रॉसिंग। चेक का डिसऑनर बाउंसिंग क्रॉसिंग है। 138 to 142 वो सेक्शन है that relates to the dishonor of check in the negotiable instrument. ओके अब करें वाइंड अप। Yes, Thank you, ma'am. ma'am. I have emailed you, ma'am. Okay. ठीक है, Thank you so much, ma'am. Thank you, for ma'am. joining the class, ma'am. Thanks a lot, ma'am, for this long session today. ओके, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करना। Yes, Thank ma'am. you. Thank you. मेरे पास अजय सोनकर की Thank भी you, आ रही है ma'am. email ID। Thank you, ma'am. ठीक है।